तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल कुमार। आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10th के हिंदी सब्जेक्ट के पार्ट 4 जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके हम लोग वन शॉट ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे लोग। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो कॉपी और कलम लेकर के बैठें, ताकि जो भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं वो अपने कॉपी में नोट डाउन कर ले, ताकि एग्जाम के समय में रिवीजन करने में उन्हें आसानी होगी। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने दोस्तों के पास भी इसे सेंड करें, ताकि आपके दोस्त भी पढ़ाई कर सके। और जो भी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ चुके हैं वो अपने दोस्तों को भी उसमें ऐड कर सकते हैं, ताकि आपके दोस्त लोग भी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब, ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है, यानी जो हम पाठ है नाखून क्यों बढ़ते, तो वो क्या है, एक प्रकार का ललित निबंध है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक कौन है, यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि निर्जज अपराधी किसे कहा गया है, यानी इससे पूछा जा रहा है 3 नंबर क्वेश्चन में निर्लज अपराधी किसे कहा गया है, तो निर्लज अपराधी किसे कहा गया है, तो नाखून को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कोई किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते थे, यानी किस देश के लोग थे वो बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते थे, तो उस देश का नाम था गौड़ देश। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन छोटे छोटे नाखून को पसंद करते थे। नाखून या नखों वो दोनों सेम ही होता है, यानी कौन छोटे छोटे नखों या नाखून दोनों एक ही सेम होता है को पसंद करते थे, तो वो कौन थे, तो वो थे दाक्षिणात्य। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, यानी जो हम लोग के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो बलिया में, जो कि कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि नाखून किसका प्रतीक है, नाखून जो है वो किसका प्रतीक है, तो पशुता का प्रतीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि दूसरों के इशारों पर भटकने वाले लोग को क्या कहते हैं, यानी जो लोग होते हैं जो दूसरे के इशारों पर भटकते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो मूढ़ लोग कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था, यानी जो हम लोग के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो कौन सी रचना किए थे, तो मिला था तो आलोक पर्व पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था, यानी जो प्राचीन मानव थे उनका प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था, तो उनकी जो नाखून थी यही उनकी अस्त्र शस्त्र थी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, किसने कहा है, तो वो ये किसने कहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते हैं, यह किसने कहा है, तो कालिदास के द्वारा कहा गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि नकधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहे हैं, यानी जो नकधर मनुष्य हैं वो आज किस पर भरोसा कर रहे हैं, तो एटम बम पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं प्रश्न लेखक से
किसने पूछा, यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न किसने पूछा था, तो बेटी ने पूछा था लेखक की। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था, यानी दधीची की हड्डी जो थी उससे क्या बना था, तो उससे इंद्र का वज्र बना था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि कामसूत्र किसकी रचना है, यानी जो कामसूत्र कोई पुस्तिका है वो किसकी रचना है, तो वात्स्यायन। वात्स्यायन की रचना कौन सी है, तो कामसूत्र। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षक का अर्थ क्या होता है, यानी शिक्षक का अर्थ क्या होता है, तो मोम होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि महाभारत क्या है। महाभारत क्या है, तो ये क्या है, एक पुराण है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, यानी कौन जो है वो मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, तो बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि देवताओं का राजा किसे कहा जाता है, यानी देवताओं का राजा किसे कहा जाता है, तो इंद्र भगवान को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि अशोक के फूल किसकी रचना है, यानी अशोक के फूल किसकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि आर्यों के पास था, आर्यों के पास क्या था, तो लोहे का अस्त्र भी था, घोड़े भी थे और मिट्टी के घर भी थे। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी इसमें से सभी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि हिरोशिमा कहाँ स्थित है, यानी जो हिरोशिमा जगह है वो कहाँ स्थित है, तो वो कहाँ पे है, जापान में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि द्विवेदी जी ने निर्जन अपराधी किसे कहा है, यानी जो द्विवेदी जी हैं वो निर्लज अपराधी किसे कहा है, तो ये नाखून को बोले हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है, यानी भारतीय संस्कृति है उसकी क्या विशेषता है, तो बंधन युक्त है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पर गर्व है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पर गर्व है, तो भारतीय परंपराओं पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल कितनी कृति है, यानी जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है कितनी कृति है, यानी क्वेश्चन नंबर 26 पूछ रहा है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल किनकी कृति है, तो ये किनकी कृति है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है, यानी जो नाखून का इतिहास है वो किस पुस्तक में मिलता है, तो काम सूत्र में मिलता है, पुस्तक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। इसमें पूछ रहा है कि हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं, तो हम बार बार नाखून इसलिए काटते हैं ताकि बर्बरता समाप्त हो सके। बर्बरता समाप्त हो सके इसका मतलब क्या हुआ, यानी नाखून रहेगा, हम लोग अगर किसी को छूते हैं तो लग जाएगा और कट सकता है, या किसी से हाथापाई किए तो नाखून से कट जाएगा। इसी की बर्बरता को ख़त्म करने के लिए हम नाखून को काटते हैं लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विधा की रचना है, तो ये एक प्रकार के उपन्यास है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि द्विवेदी जी को लोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था, यानी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे उन्हें लोक पर्व जो पुस्तक थी उस पर कौन सा पुरस्कार मिला था, तो उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि मनुष्य को नाखून की ज़रूरत कब थी, मनुष्य को नाखून की ज़रूरत कब थी, तो जंगली जीवन में।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है 32 नंबर क्वेश्चन में, असुरों के पास नहीं थे, यानी क्या जो था वो असुरों के पास नहीं था, तो लोहे के अस्त्र नहीं थे असुरों के पास। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जमकर संवारता था, तो इसका आंसर होगा बी, 2000 वर्षों पहले का जो मनुष्य था वो नाखूनों को संवारता था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा नाखून को जिलाए जा सकते हैं, यानी कौन से नाखून है जिसे जिलाए जा सकते हैं, तो वो प्रकृति। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि दंतावलंबी का अर्थ क्या होता है, तो दंतावलंबी का अर्थ होता है दांतों का सहारा लेकर जीने वाले को हम लोग दंतावलंबी बोलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है, तो द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है, तो नाखून को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि कामसूत्र किसकी रचना है, तो जो कामसूत्र है वो किसकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है, यह क्वेश्चन नंबर 38 है। इसमें पूछा जा रहा है कि पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है, तो ये भी है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, यानी जो हम लोग के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1979 ईस्वी में, और कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कब हुई थी, तो 1979, और कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म कब हुआ था, तो 19 अगस्त 1907 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है, तो ये कौन सा निबंध है जो नई पीढ़ी है उसमें सौंदर्य बोध, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है, तो वो है नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि काट दीजिए वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर पीछे छूटते ही सेध पर हाजिर। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है, तो ये भी कहाँ से ली गई है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं उसी से ली गई है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है 43 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पद पे रहे हैं, यानी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे वो कौन से विश्वविद्यालय है वहाँ पे प्रोफेसर और प्रशासनिक पद पर रह चुके हैं, तो वो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, और दूसरा है शांति निकेतन विश्वविद्यालय, और तीसरा है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, और इसका आंसर होगा डी। ये तीनों में रह चुके थे प्रोफेसर और प्रशासनिक अधिकारी, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृतियाँ कैसी होती है, कौन कौन सी होती है, यानी नाखून की आकृतियों के बारे में पूछा गया है। तो नाखून जो होता है वो त्रिकोण होता है, वर्तुलाकार होता है, वर्तुल
वर्तुलाकार होता है और चंद्रकार होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी तीनों प्रकार के नाखून होते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है, यानी नाखून को बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। तो किसको निरूपित करता है? तो इसका ऑप्शन ए आंसर होगा, सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते, यानी किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते। तो ये किसने कहा था? तो कालिदास के द्वारा कहा गया था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47। इसमें पूछा जा रहा है कि आलोक पर्व किनकी कृति है? तो आलोक पर्व किनकी कृति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक कृति है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ने की ओर या अस्त्र घटने की ओर। तो वर्तमान समय में देख ही रहे हैं कि मनुष्य जो है अस्त्र बढ़ा रहे हैं, ना कि घटा रहे हैं। तो ये प्रस्तुत पंक्ति किसकी रचना है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49। इसमें पूछा जा रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा 1957 ईस्वी में। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 को। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की है कि नहीं है, यानी कौन सी जो रचना है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। यानी इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें 3 गो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है और एक नहीं है। तो अशोक के फूल ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। बाण भट्ट की आत्मकथा ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। और हिंदी साहित्य का आदिकाल ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। लेकिन ये जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है। माटी की मूर्तें ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि पुराने कामों सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्ष पाठ की है? तो ये भी है नाखून क्यों बढ़ते हैं उसी पाठ से। अब हम लोग देखेंगे, अभी तक जो भी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हमारे इंस्टाग्राम का ये आईडी है, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। और जो भी लोगों को हम जो पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं वो पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और पीडीएफ आप लोगों को एक हम ग्रुप बनाए हुए हैं उसमें मिलेगा। तो हम आप लोग इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा तो हम आप लोग को उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। इसके बाद हम लोग चैप्टर 5 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे लोग। धन्यवाद। जय हिंद।